मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनय फिजिक्स क्लासेज में। आज मैं फिर से आपके लिए अगले टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जहां तक हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था उससे आगे की बात। ये क्लास 11th के लिए, चूँकि हमने यूनिट एंड डायमेंशन की शुरुआत किया था और यूनिट एंड डायमेंशन में हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, उसके बाद हमने यूनिट बताया था और फिर यूनिट का बताया था प्रॉपर्टीज और लास्टली हमने यूनिट का टाइप्स बताया था। देखो दोस्तों, अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार सुन रहे हैं तो आप जरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी पढ़ाई भी बिल्कुल कंटिन्यू रहे। तो आज हम लोग उससे आगे की पढ़ाई करते हैं और आज का टॉपिक हम लोगों का है सिस्टम ऑफ यूनिट। एक बार पीछे वाला रिकैप कर लेते हैं। क्या क्या पढ़े थे हम लोग? फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिर इसका हमने क्लासिफिकेशन कर दिया था 3 पार्ट्स में। एक फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा डेराइव्ड क्वांटिटी और तीसरा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कर दिया था। फिर हमने यूनिट बताया था, उसके बाद यूनिट का प्रॉपर्टीज बताया था और उसके बाद यूनिट का टाइप्स बताए थे। जिस तरह से 3 तरह के फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं, बिल्कुल उसी तरह यूनिट भी 3 प्रकार का हुआ था। फंडामेंटल यूनिट, डेराइव्ड यूनिट एंड सप्लीमेंट्री यूनिट। मैंने तीनों को डिफाइन कर दिया था। आपको ये सारे वीडियो हमारे पीडीएफ में मिल जाएंगे, दोनों ही स्तर के। अगर आप 12th बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं तो उस लेवल का भी आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे और स्टडी मटेरियल्स मिलेगा, और अगर आप कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग अलग पीडीएफ मिलेंगे। आप अपने स्टैंडर्ड के अनुसार पीडीएफ का सिलेक्शन कर सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? ध्यान से सुनिए। हमने देखा कि जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मापते हैं, जैसे अगर मेजरमेंट मास का करते हैं तो इसके लिए हमारे पास यूनिट है केजी, हमारे पास यूनिट है ग्राम, हमारे पास यूनिट है टन, हमारे पास यूनिट है क्विंटल। मतलब इतने सारे यूनिट है। क्यों है? एक फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए हमारे पास इतने सारे यूनिट क्यों है? क्या एक ही यूनिट रहने से इन सारे एक ही यूनिट रहने से किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट नहीं हो सकता था? करें, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन फिर एक से ज्यादा यूनिट क्यों दिया गया? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक से ज्यादा यूनिट दिया गया, इसके कई सारे कंडीशन हैं। किसी फिजिकल क्वांटिटी का एक से अधिक यूनिट है, जैसे लेंथ के लिए मीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, फुट भी है, मिलीमीटर भी है, डेसीमीटर भी है। इसके पीछे कारण है और एक नहीं, इसके 2 रीजन है भाई। एक फिजिकल क्वांटिटी का एक से ज्यादा यूनिट है, इसके 2 कारण हैं। मैं आपको उन दोनों कारणों के बारे में बताने जा रहा हूं। पहला कारण यह है कि एक फिजिकल क्वांटिटी का अगर अधिक यूनिट है, एक से अधिक यूनिट है, तो उसके पीछे यही तर्क है कि जिस फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग मेजरमेंट करते हैं
उस फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। जिस फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग मेजरमेंट करते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू कम भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। अगर फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू कम है तो हमारे साइंटिस्ट ने उसके लिए छोटा यूनिट डेवलप किया, और अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू है और उसका मेजरमेंट करना है तो उसके लिए हमें साइंटिस्ट ने बड़ा यूनिट डेवलप किया। जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि पटना से दिल्ली कितना सेंटीमीटर दूर है, तो आपके मन में मेरे प्रति, मेरे क्वेश्चन के प्रति थोड़ा सा गुस्सा होगा कि ये टीचर है कि क्या है, ये पटना से दिल्ली का डिस्टेंस पूछ रहे हैं सेंटीमीटर में। लेकिन मैं क्यों नहीं पूछ सकता हूं भाई आपसे, पटना से दिल्ली लेंथ पूछ रहा हूं और लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर होता है, तो मैं क्यों नहीं पूछ सकता हूं। लेकिन आपको थोड़ा सा गुस्सा आया होगा, लेकिन यही मैं पूछूंगा कि पटना से दिल्ली कितना किलोमीटर है, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर लेंथ का छोटा यूनिट है और पटना से दिल्ली का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ज्यादा वैल्यू को मैं छोटे यूनिट में पूछा हूं, ज्यादा वैल्यू को मैं छोटे यूनिट में पूछा हूं, इसलिए आपको गुस्सा आया। क्योंकि साइंटिस्ट ने ज्यादा वैल्यू मापने के लिए बड़ा यूनिट इस्तेमाल करने को बोला है और छोटा वैल्यू मापने के लिए छोटा यूनिट। लेकिन मैं थोड़ा उल्टा कर दिया। मैं पूछूंगा आपके बॉडी का मास जो है वो कितना ग्राम है, तो ये सब बात से आपको गुस्सा आएगा ना। इसी गुस्सा से बचने के लिए हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए बहुत सारे यूनिट है। अब आप समझ गए होंगे कि इतने सारे जो यूनिट्स है उसका इस्तेमाल कैसे करना है। जहां कम वैल्यू को मापना होगा वहां हम लोग छोटे यूनिट का इस्तेमाल करेंगे, और जहां अधिक वैल्यू का मेजरमेंट करना है वहां हम लोग बड़े यूनिट का इस्तेमाल करेंगे। एक कारण तो ये था कि एक फिजिकल क्वांटिटी का हमारे पास एक से ज्यादा यूनिट है। दूसरा कारण भी है, दूसरा कारण भी मैं आपको बता रहा हूं। ये जो मेजरमेंट करने का काम होता है, ये जो मापने का काम होता है, क्या सिर्फ और सिर्फ अपने इंडिया में होती है? ये जो मेजरमेंट करने का काम है, ये मापने का जो काम है, क्या सिर्फ और सिर्फ अपनी इंडिया में होती है? नहीं भाई, ये मेजरमेंट करने का काम तो पूरे वर्ल्ड में होता है, वर्ल्ड के सारे कंट्री में होता है। और क्या सारे कंट्री का जो कल्चर है, लैंग्वेज है, वो सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग कंट्री का जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो अलग अलग है। हम कोई अलग भाषा का इस्तेमाल करते हैं, दूसरे कंट्री वाले कोई दूसरे लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, तीसरे कंट्री वाले, यानी सब जगह के कल्चर और लैंग्वेज अलग है। तो ये मेजरमेंट करने का काम चूंकि सारे कंट्री में होता है, तो वहां के साइंटिस्ट अपने कल्चर के अनुसार, अपने लैंग्वेज के अनुसार फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट डेवलप किया। जैसे हम लोग अगर बात करते हैं अपने कल्चर के अनुसार, भाई आप क्लासरूम में बैठे हुए हो और मैं कहूंगा कि भाई आप जिस बेंच पर बैठे हो उसका चौड़ाई कितना है, आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो सर एक बित्ता तो है। अब बताइए, ये आपका कल्चर था, हम लोग का कल्चर था, माप लिए इसको बित्ता में। क्रिकेट खेलने जाते हैं और वहां दो विकेट के बीच, दोनों तरफ बॉलिंग एंड और जो बैट्समैन है विकेट है, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है 22 गज होता है। अब 22 गज को हम लोग कैसे मापते हैं? तो 22 बार दौड़ जाते हैं, कहते हैं कि 22 स्टेप में हो गया 22 गज। यानी अपने अनुसार जो हमको उस समय मिला उसी के अनुसार मेजरमेंट कर दिया। बित्ता, हाथ, लंबाई, उंगली सब का इस्तेमाल करते हैं लेंथ मापने में। बिल्कुल उसी वजह से अलग अलग कंट्री के कल्चर्स में वेरिएशन की वजह से, अलग अलग कंट्री के कल्चर्स के में वेरिएशन की वजह से वहां के साइंटिस्ट ने अपनी सुविधा के अनुसार फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट डेवलप किया, जिस वजह से हम लोग ये देखते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी का एक से अधिक यूनिट है।
तो अगर हमसे कोई पूछे भाई कि सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, व्हाट इज सिस्टम ऑफ यूनिट, हाउ कैन यू डिफाइन सिस्टम ऑफ यूनिट, तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन डिफरेंट फॉर्म, किसी भौतिक राशि को अलग अलग मात्रकों में मापना ही यूनिट का सिस्टम कहलाता है। हमारे सिलेबस के अनुसार, यानी जिस स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ रहे हैं, उस स्टैंडर्ड में यूनिट के बेसिक 3 सिस्टम के बारे में पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं भाई कि 3 ही सिस्टम हैं, मैं ये कह रहा हूं कि यूनिट के 3 सिस्टम के बारे में पढ़ना है, लेकिन सिस्टम की संख्या 3 से ज्यादा है। सिलेबस में 3 सिस्टम का जिक्र किया गया है, हमारे सिलेबस में यूनिट के 3 सिस्टम का जिक्र किया गया है। अब वो 3 सिस्टम कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिए। अब वो 3 सिस्टम कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिए। उसमें से हमारा पहला जो सिस्टम है, जो हमारा पहला सिस्टम है, उसका नाम है MKS सिस्टम। दूसरे का नाम है CGS सिस्टम, और तीसरे का नाम है FPS सिस्टम। ये 3 सिस्टम के बारे में हम लोगों को डिस्कस करनी है अपने सिलेबस के अनुसार, थ्योरेटिकल सिलेबस के अनुसार ये 3 सिस्टम के बारे में डिस्कस करना है। लेकिन भाई सिर्फ थ्योरेटिकल तौर पे न्यूमेरिकल्स जो है इससे अलग भी हो सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग इस 3 सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है सिस्टम, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। बिना ये सब सिस्टम के हम लोग फिजिक्स की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हर जगह पे, हर चैप्टर में, हर टॉपिक में ये सब का इस्तेमाल होगा। फिजिक्स चाहे किसी भी स्टैंडर्ड में पढ़िए, बिना यूनिट का काम ही नहीं होगा। MKS का मतलब ध्यान से सुनिए। MKS में MKS, M का मतलब होता है मीटर, K का मतलब होता है किलोग्राम, और S का मतलब होता है सेकेंड। M का क्या मतलब होता है मीटर, K का मतलब होता है किलोग्राम, S का मतलब होता है सेकेंड। मीटर रिप्रेजेंट करता है लेंथ को, किलोग्राम रिप्रेजेंट करता है मास को, मतलब मास का यूनिट किलोग्राम होता है, और सेकेंड टाइम का यूनिट होता है। देखिए मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हमारे फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसमें से ये 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है, मास, लेंथ और टाइम। ये मोस्ट फंडामेंटल है। तो अगर कोई पूछे कि यूनिट का सिस्टम यानी MKS सिस्टम क्या है, तो आप डिफाइन करेंगे द सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच लेंथ, मास एंड टाइम, द सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच लेंथ, मास एंड टाइम are measured in meter, kilogram and second respectively. The system of unit in which length, mass and time are measured in meter, kilogram and second respectively called MKS system. यूनिट का वैसा सिस्टम जिसमें लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकेंड में मापे, उस सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, MKS सिस्टम कहेंगे। ये जो सिस्टम है भाई MKS, ये कहाँ डेवलप हुआ, कौन साइंटिस्ट डेवलप किए थे? साइंटिस्ट का नाम तो नहीं मालूम है, बट ये डेवलप हुआ था फ्रांस में। ये सिस्टम डेवलप हुआ था कहाँ, फ्रांस में। ये सिस्टम कहाँ डेवलप हुई थी भाई, फ्रांस में डेवलप हुई थी। इस वजह से इसको हम लोग कहते हैं द फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट, द फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको हम लोग कौन सा सिस्टम कहते हैं, द फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको हम लोग कौन सा सिस्टम कहते हैं, द फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। आया बात समझ में? दूसरा जो हमारा सिस्टम है वो CGS सिस्टम है। दूसरा कौन सा सिस्टम है, CGS। इधर ध्यान से देखिए, CGS।
सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, और एस का मतलब होता है सेकेंड। सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकेंड। सेंटीमीटर जो है वह लेंथ का यूनिट है, ग्राम जो है वह मास का यूनिट है, और सेकेंड जो है वह टाइम का यूनिट है। सेंटीमीटर लेंथ का, ग्राम मास का और सेकेंड टाइम का। यानी हम लोग यहां कह सकते हैं द सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच लेंथ, मास एंड टाइम आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड रेस्पेक्टिवली। द सिस्टम ऑफ यूनिट in which length, mass and time are measured in सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड रेस्पेक्टिवली। यानी लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में मापेंगे, उस सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे? MKS सिस्टम कहेंगे। और ये जो सिस्टम है भाई, ये भी डेवलप हुआ था फ्रांस में, इसलिए इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? द फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट। द फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट। भले ही ये सिस्टम फ्रांस में डेवलप हुआ, लेकिन साइंस में यही एक प्रॉपर्टी है कि कहीं भी डेवलप हुआ, कोई भी डेवलप हुआ, इस्तेमाल कहीं का भी साइंटिस्ट, कहीं के भी लोग कर सकते हैं। और जो हमारा तीसरा सिस्टम दिख रहा है भाई, दैट इज FPS सिस्टम। तीसरा जो हमारा सिस्टम है क्या है? FPS। F का मतलब होता है फुट, P का मतलब होता है पाउंड, S का मतलब होता है सेकेंड, F का मतलब फुट, P का मतलब पाउंड और S का मतलब सेकेंड। फुट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, पाउंड इज द यूनिट ऑफ मास एंड सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम। फिर से देखिए वही तीन फिजिकल टर्म, मास, लेंथ और टाइम, यानी लेंथ, मास और टाइम। इस बार लेंथ को मापा गया है फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकेंड में। तो डेफिनेशन तो आप खुद भी बना सकते हो। द सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच लेंथ, मास एंड टाइम आर मेजर्ड इन फुट, पाउंड एंड सेकेंड रेस्पेक्टिवली। द सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच length, mass and time are measured in foot, pound and second respectively. Foot, pound and second respectively called FPS system. क्या कहते हैं इसको दोस्तों? FPS सिस्टम कहते हैं। कोई दिक्कत? ये तीन सिस्टम समझ में आया? और इन तीनों सिस्टम में एक बड़ा ही कॉमन बात है, वो भी आपको दिख रहा होगा अच्छी तरह से। इन तीनों में एक कॉमन बातें है, The unit of time is second in all three system. इन तीनों सिस्टम में टाइम का यूनिट सेकेंड है, ये कॉमन बात सबको दिख रहा है। इन तीनों सिस्टम में टाइम का यूनिट क्या दिख रहा है दोस्तों? सेकेंड। ये कॉमन बात है। अब देखिए, ये तो तीन सिस्टम हमने कहा कि हमारे सिलेबस में डिस्कस करनी है, लेकिन ये तीन सिस्टम तो हमने कहा कि हमारे सिलेबस में क्या करनी है? डिस्कस करनी है। अगर यूनिट के यही तीन सिस्टम रहता, लेकिन है नहीं, इससे ज्यादा सिस्टम है। जैसे टाइम के बारे में आप सोचिए, तो टाइम का यूनिट तो आप मिनट भी जानते हो, आवर भी जानते हो, डे भी जानते हो, मंथ भी जानते हो, ईयर भी जानते हो। टाइम के और भी बहुत सारे यूनिट जानते हो कि नहीं? हाँ, बिल्कुल जानते हैं। तो वो भी किसी ना किसी सिस्टम का ही पार्ट होगा। अब बताइए दोस्तों, अगर हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए 5 यूनिट है, एक फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए 5 यूनिट है, तो यह अच्छी बात है। मतलब मेजरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई एडवांटेज है कि इसके कुछ डिसएडवांटेज है? मतलब यह फायदे की बात है कि नुकसान की बात है? एक फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए अगर 5 या उस 2 या 2 से ज्यादा यूनिट्स है, तो वह मेजरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कोई एडवांटेज है,
वह फायदे की बात है या उससे कुछ नुकसान, उसका कोई डिसएडवांटेज है? जरा आप सोच कर बताइए कि इसके फायदे हैं कि नुकसान है। तो ध्यान से सुनो, इसके फायदे भी है और इसके नुकसान भी है। इसके फायदे भी है और इसके क्या है, नुकसान भी है। फायदा क्या है ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि अगर मुझे कम वैल्यू को मापना है तो मैं छोटी यूनिट का इस्तेमाल कर लूंगा, और अगर हमें ज्यादा वैल्यू को मापना है तो मैं बड़ी यूनिट का इस्तेमाल कर लूंगा। दिस द एडवांटेज ऑफ मोर देन वन यूनिट। बट इसका डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि आपको मैं अगर दूंगा 100 रुपए और कहेंगे जाइए भाई मार्केट में जाइए सब्जी वाले के पास और 10 पाउंड आलू खरीद के लाइएगा। 10 पाउंड क्या खरीद के लाइए, आलू। 10 पाउंड, पाउंड इज द यूनिट ऑफ मास। अरे भाई आपको कहेंगे 10 केजी खरीद के लाइए, अगर 10 रुपए रेट है तो आराम से ला दीजिएगा 10 केजी, 100 रुपए दिया हूं। कहेंगे कि नहीं 5 केजी ला दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कहेंगे आधा यानी 500 ग्राम ला दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हमको बोला कि 10 पाउंड खरीद के लाओ, आप परेशान हैं। और आपसे ज्यादा परेशानी तो उस सब्जी वाले को होगा जिसको आप कहिएगा। हमने कहा कि कोई सवाल हमसे मत पूछिए, जो जितना कहा गया उतना कीजिए। आप बेचारे हम मेरे डर से 100 रुपए और थैला लेकर चल दिए। लेकिन जब सब्जी वाले को कहिएगा कि 10 पाउंड आलू दीजिए तो वो बेचारा नीचे से ऊपर तक पहले आपको देखेगा। क्या कहेगा वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, कारण कि हम लोग पाउंड नहीं समझते हैं। अब बताइए क्या हमने गलत क्वेश्चंस किया या फिर आपको कोई ऐसा चीज तो नहीं बोले हैं कि जो संभव नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल वैल्यू बताया हूं, पैसा भी उसके अकॉर्डिंग दिया हूं, उसके पास आलू भी है, वो आपका नीचे से ऊपर क्यों दिख रहा है? यही पाउंड की वजह से, क्योंकि अपने यहाँ पाउंड चलता नहीं है और आपने उससे पाउंड में सवाल कर दिया। तो ये तो प्रॉब्लम हुआ भाई। अगर ये पाउंड नहीं रहता यूनिट का तो ये समस्या तो नहीं आती उसके साथ समस्या आ गया। पैसा भी आप उसको दिखा रहे हो 100 का नोट, आलू भी इसके पास है, लेकिन आपकी बात को वो समझ नहीं पा रहा है। ये प्रॉब्लम और ज्यादा तब बढ़ जाती है जब बिजनेस इंटरनेशनल लेवल का हो, आउट ऑफ कंट्री में जाकर जब बिजनेस होती है तो ये समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग इंडियन हैं और इंडिया में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान की भाषा हिंदी है और हिंदी में कहीं भी बात करेंगे तो लगभग सब लोग समझ जाएगा। नहीं, इवन कि बंगाल में जाएंगे जहां बंगाली चलता है उसको भी हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी समझ जाएगा। उसका भली क्षेत्रीय भाषा, उसका रीजनल लैंग्वेज बंगाली है, लेकिन वह अपनी मातृभाषा हिंदी को समझता है। थोड़ा सा समस्या होगा, लेकिन अगर आप इंग्लैंड में चले जाओ भाई, अमेरिका में चले जाओ और वहां हिंदी में बोलिएगा तो आपकी बात को समझेगा वो? बिल्कुल नहीं समझेगा। यानी जब आप नेशनल बॉर्डर क्रॉस करते हो, इंटरनेशनल में जाते हो, दूसरे राष्ट्र में जाते हो, दूसरे कंट्री में जाते हो, तो जिस तरह से आपको लैंग्वेज की समस्या उत्पन्न होती है बिल्कुल उसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होता है यूनिट में, क्योंकि हर कंट्री के अलग अलग सिस्टम है। हम लोग कोई अलग सिस्टम डेवलप किए हुए हैं, वो कोई अलग सिस्टम फॉलो कर रहा है, हम जाके अपने सिस्टम में उसको मेजरमेंट करेंगे, वो इस सिस्टम को नहीं समझेगा तो प्रॉब्लम होगी। मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए इतने सारे सिस्टम अगर डेवलप है तो इसका फायदा तो है ही, लेकिन कुछ कंडीशन में इसके नुकसान भी है। ये सारे सिस्टम यूनिट को डेवलप करने का काम कौन किए हैं? साइंटिस्ट। ये मैसेज गया साइंटिस्ट के पास कि सर आपने जो इतना सारा सिस्टम डेवलप कर रखा है इससे अब लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने पूछा क्या परेशानी हो रही है सर? तो कहा कि जब इंटरनेशनल बिजनेस होती है तो एक कंट्री वाले कोई अलग सिस्टम को फॉलो करता है और वो जिस कंट्री में आया वो सिस्टम को नहीं समझ पा रहा है, तो कह रहा है कि चलिए इस पर एक मीटिंग की जाए। तो 1971 में ध्यान से सुनिएगा, फ्रांस के कैपिटल यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में इस वर्ल्ड के जो
मेन साइंटिस्ट थे, जो उस समय के सीनियर मोस्ट साइंटिस्ट थे, उनका एक मीटिंग अरेंज हुआ। ध्यान से सुनो भाई, कब? 1971 में फ्रांस के कैपिटल पेरिस में, फ्रांस के कैपिटल पेरिस में साइंटिस्ट का एक कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया, जिसका नाम था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर वेट एंड मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट से संबंधित प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक मीटिंग अरेंज किया गया। बहुत साइंटिस्ट थे, नाम तो नहीं मालूम है कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट्स किए थे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल के जितने भी साइंटिस्ट थे उसमें से ज्यादातर साइंटिस्ट ने पार्टिसिपेट किए थे, सिर्फ ये सिस्टम से होने वाली प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। नहीं, ये सिस्टम से होने वाले प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। कब भाई? 1971 में। कहा? फ्रांस के कैपिटल पेरिस में। वहां स्टार्ट हुई मीटिंग, कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ, तो साइंटिस्ट ने अपना पक्ष रखा कि देखिए, हम लोग इतने सारे यूनिट के सिस्टम डेवलप कर दिए हैं जिससे लोगों को मेजरमेंट करने में, और वह मेजरमेंट अगर इंटरनेशनल लेवल का हो, अगर बिजनेस कर रहा है और इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस कर रहा है तो उससे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो कह रहा है कि अगर इस तरह का प्रॉब्लम होता भी है तो इसको सॉर्ट आउट कैसे किया जाए, इसको दूर कैसे किया जाए। तो कह रहा है कि इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने कहा कि देखिए, एक नया सिस्टम बनाइए, यूनिट का एक नया सिस्टम डेवलप कीजिए। यूनिट का क्या डेवलप कीजिए? एक नया सिस्टम डेवलप कीजिए। कह रहा है ये नया सिस्टम क्यों डेवलप करे भाई? तो कह रहा है कि सिस्टम का उद्देश्य होगा कि अगर कोई लोग, जैसे मान लेता हूं कि मैं 3 कंट्री का नाम लिख रहा हूं, कोई भी सपोज करने के लिए, समझाने के लिए, एक इंडिया ही अपना है और पड़ोसी देश है पाकिस्तान। मान लीजिए पाकिस्तानों को उसको कहे छोड़िएगा, है तो भाई अपना, थोड़ा सा बदमाश है, अरे पाकिस्तान। और एक और है, वो भी थोड़ा बदमाशी है, चाइना है, तो अभी बगल में नेपाल भी है, बांग्लादेश भी है, तो सब लगभग बदमाशी कर ही रहा है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इंडिया मान लेता हूं कि हमारे इंडिया में चल रहा है MKS सिस्टम, पाकिस्तान में चल रहा है CGS सिस्टम, और चाइना में चल रहा है FPS सिस्टम। मान लेता हूं, ये ऐसा कुछ है नहीं भाई, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। हमें एक नया सिस्टम के बारे में बताना है जिसका नाम है SI यूनिट, और इसी को बताने के लिए अब हम कुछ कहानी बानी बता रहे हैं। मान लिया कि इंडिया में MKS सिस्टम, पाकिस्तान में CGS सिस्टम, चाइना में FPS सिस्टम। तो इंडिया के लोग अगर इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, सब लोग यहाँ MKS सिस्टम को फॉलो करेगा। पाकिस्तान वाले अगर पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं तो वहां कोई दिक्कत नहीं होगी, सब लोग CGS सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। चाइना वाले अगर चाइना में बिजनेस कर रहे हैं तो वहां कोई दिक्कत नहीं होगी, सब लोग FPS सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर ये इंडिया वाले चले जाए पाकिस्तान में बिजनेस करने के लिए, तो ये भाई साहब यानी अपना इंडियन जो है वो तो MKS सिस्टम फॉलो कर रहा है, पाकिस्तान CGS सिस्टम। ये MKS नहीं समझ रहा है और ये CGS नहीं समझ रहा है। बताइए प्रॉब्लम होगी कि नहीं? तो साइंटिस्ट ने कहा कि हाँ, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए 1971 में एक नया सिस्टम यूनिट का डेवलप करने की बात हुई कि वो नया सिस्टम किस काम का होगा। तो कह रहा है कि जब लोग अपने कंट्री में बिजनेस करें तो उसको अपना सिस्टम चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही कंट्री क्रॉस करके आए, जैसे इंडिया आएगा पाकिस्तान में बिजनेस करने, तो न MKS फॉलो होगा न CGS फॉलो होगा। एक नया सिस्टम जो आज डेवलप किया जा रहा है उसको फॉलो करना पड़ेगा। वही पाकिस्तान जाएगा चाइना में तो पाकिस्तान को ना तो CGS फॉलो करना है ना चाइना को FPS। जो कॉमन नया सिस्टम डेवलप किया जाएगा उसको फॉलो करना है। ये उस मीटिंग में पहली बार में पास हुआ, प्रपोजल दिया गया कि ऐसा करना चाहिए। लेकिन
उसमें से कुछ साइंटिस्ट इस बात से सहमत नहीं हुए। कहा ऐसा क्यों नहीं करेंगे, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। तो क्यों ठीक नहीं होगा, तो कह रहा सर पहले से इतने सारे सिस्टम डेवलप हो चुके हैं जो वर्ल्ड में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और आज कहते हैं कि एक और नया सिस्टम डेवलप किया जाए। आज कहते हैं कि एक और नया सिस्टम डेवलप किया जाए, तो कह रहा है बिना डेवलप किए हुए काम भी तो नहीं चलेगा। तो कह रहा नहीं, नया सिस्टम डेवलप करने की क्या जरूरत है। अगर नया सिस्टम डेवलप करेंगे तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है सबका हमको यूनिट बनाना पड़ेगा, और सिर्फ बनाना नहीं पड़ेगा, उसको पूरे वर्ल्ड में पब्लिश करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि भाई अपने घर में ये, बाहर में ये। थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो कह रहा है डिफिकल्ट है तो दूसरा सॉल्यूशन आप ही लोग में से बताइए। तो उसमें से कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि देखिए सर, नया सिस्टम बनाने की क्या रिक्वायरमेंट है, जो सिस्टम ऑलरेडी हमारे पास पहले से है उसी में से किसी एक सिस्टम को क्या कह दीजिए, तो कह दीजिए इंटरनेशनल सिस्टम। ये सब तो नेशनल सिस्टम है ना, राष्ट्र में चलने वाला। बना देता हूं कौन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। इसी में से किसी एक को कह दिया जाए कौन सा सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। तो अब सारे कंट्री के साइंटिस्ट को ये लगा कि हाँ ये तो ठीक है, लेकिन अगर मेरे ही कंट्री में जो सिस्टम चल रहा है, यानी सारे देश के वैज्ञानिक यही सोचे कि मेरे कंट्री में जो सिस्टम चल रहा है उसी को अगर इंटरनेशनल सिस्टम कह दिया जाए तो अच्छा होगा, मेरे कंट्री वालों को कोई नया सिस्टम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहा नहीं, वैसे थोड़ी नहीं होगा। तो क्या फिर किया जाए, इसी में से कहना है किसी एक को, लेकिन किसको कहा जाए। तो कहा कि देखिए अभी वोटिंग कराइए कि वर्ल्ड में ऐसा कौन सा सिस्टम है जो अभी पैरेंट में ज्यादा कंट्री में यूज हो रहा है, प्रेजेंटली कौन सा ऐसा सिस्टम है जो वर्ल्ड के ज्यादातर कंट्री में यूज हो रहा है। तो उस समय देखा गया कि ये जो MKS सिस्टम है यह वर्ल्ड के ज्यादातर कंट्री में एप्लीकेबल था। तो क्या दिक्कत है, तो इसी MKS सिस्टम को कह दिया गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसी को शॉर्ट में कहते हैं SI यूनिट। S का मतलब सिस्टम, I का मतलब इंटरनेशनल, और यूनिट तो है ही। मतलब उसमें बात तय हो गई कि चलिए MKS सिस्टम क्या रहेगा, इंटरनेशनल यूनिट। लेकिन कहा कि MKS को इंटरनेशनल सिस्टम यानी ऐसा यूनिट कहेंगे। अभी तक बात हो गई। तो चलिए अब वहीं पे कुछ साइंटिस्ट के मन में कुछ और सूझा। उन्होंने कहा कि देखिए सर, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, इतने दूर दूर से आए हैं, और सिर्फ ये एक छोटा सा सॉल्यूशन करके चले जाएं, इस मीटिंग को खत्म कर दें। आए हैं तो कुछ और भी अपनी भलाई की भी बात हो जाए। तो कहा अपनी भलाई क्या चाहिए, हम लोग अपने लिए तो बने नहीं हैं। साइंटिस्ट ही एक ऐसा आदमी है जो अपने लिए नहीं है, वो अपने परिवार के लिए भी नहीं है, अपने देश के लिए भी नहीं, वो काम करता है वर्ल्ड के लिए भी नहीं, यूनिवर्स के लिए काम करता है। नहीं, यूनिवर्स के लिए काम करता है। तो कहा कि क्या आप अगर किसी के मन में कुछ सेल्फिशनेस की भावना है तो जरा खुलकर बताइए क्या कहना चाहते हैं। तो कह रहे देखिए, हम साइंटिस्ट लोग वर्ल्ड और यूनिवर्स के लिए इतना काम करते हैं कि कई बार तो करते करते मर जाते हैं। कई सारे साइंटिस्ट गया चंद्रमा को देखने, क्या जरूरत था चंद्रमा के पास जाने की, घर में अपने परिवार के साथ नहीं जा सकते थे, गए उधर रह गए। तो हम लोग इतना सारा काम करते हैं और बदले में हमको सम्मान यानी रिवार्ड या गिफ्ट प्राइज मिलता नहीं है। तो अगर मिलता तो है नोबेल प्राइज, तो अगर हाँ मिलता तो है नोबेल प्राइज, लेकिन अधिकांशतः साइंटिस्ट को यह नोबेल प्राइज मरने के बाद मिलता है। मतलब वो कहा कि चलिए वो तो सरकार की प्राथमिकता है, देती है कुछ कंडीशंस में, कुछ काम अपने लिए भी तो किया जाए। जैसे ये नेता लोग जो होते हैं, यह जब मंत्री विधायक सांसद बनते हैं तो अपने लिए तो काम करते ही हैं, मतलब पूरा काम तो अपने ही लिए करते हैं,
जनता के लिए कुछ करते हैं, कुछ करे चाहे नहीं करे, अगर कहीं रोड बनवानी है तो ग्रेनाइट पत्थर पे अपना नाम जरूर लिखवा ले। रोड बने चाहे नहीं बने, नाला बने या नहीं बने, लेकिन नाम हो जाना चाहिए। ऐसा देखते हैं ना। तो कह रहे वो नेता लोग जो अपनी कमाई का 1 रुपया भी जनता को नहीं दे रहा है, जनते की कमाई को जनता में लगा रहा है, अब नाम अपना बटोर रहा है। हम लोग तो यूनिवर्स के लिए काम करते हैं और हम लोग का नाम तक भी नहीं जानता। जरा कम से कम हम लोग को साइंटिस्ट लोग का नाम भी तो लोग जाने कि हाँ ये साइंटिस्ट ने ये काम किया। तो कह रहा हाँ इसके लिए तो सिलेबस में है व्यवस्था। तो कह रहा है सिलेबस में व्यवस्था है, लेकिन जिसके सिलेबस में है वही बच्चा पढ़ता है। और क्यों पढ़ता है? क्योंकि परीक्षा में पूछने वाला है। अगर उसको मालूम चल जाए कि ये सब नहीं पूछने वाला तो याद भी नहीं करेगा। कोई ऐसा टेक्निक ढूंढा जाए कि हर लोगों को साइंटिस्ट का नाम याद हो, चाहे वह पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, वह किसी भी फैकल्टी से हो, कम से कम साइंटिस्ट का नाम याद रहे। तो कहा है क्या करना पड़ेगा आप बताइए। तो कहा कि ये जो एसआई यूनिट आपने कहा कि एमकेएस वाला डालेंगे, ऐसा कीजिए ना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एसआई यूनिट साइंटिस्ट के नाम से डाल दीजिए, ताकि जो लोग भी उसका मेजरमेंट करेगा साइंटिस्ट का नाम याद रखेगा। तो चूंकि साइंटिस्ट के फेवर की बात थी तो किसी ने अपोज भी नहीं किया, लेकिन अब सबके मन में तो यही लड्डू फूट रहा था, क्या मेरे नाम अब किस यूनिट के रूप में किया, किसके यूनिट के रूप में यूज किया जाए। तो कहा नहीं, किसी के लड्डू फूटने और जलेबी छनने से कोई फायदा नहीं है। देखना ये है कि किस साइंटिस्ट ने किसी पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के लिए सबसे ज्यादा काम किया है। अगर कोई साइंटिस्ट किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए सबसे ज्यादा काम किया है तो उस साइंटिस्ट का नाम उस फिजिकल क्वांटिटी के एसआई यूनिट के साथ लगाना है। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के क्षेत्र में किसी साइंटिस्ट का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है तो वैसे कंडीशन में उसका एसआई यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर नहीं, एमकेएस सिस्टम वाला ही रहेगा। यानी उसी कॉन्फ्रेंस में एक और निदान निकल के आया कि कुछ साइंटिस्ट कुछ फिजिकल क्वांटिटी का एसआई यूनिट हम लोग एमकेएस सिस्टम वाला न देकर साइंटिस्ट के नाम से देंगे, लेकिन सारे फिजिकल क्वांटिटी का नहीं, सिर्फ उस फिजिकल क्वांटिटी का जिस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में किसी साइंटिस्ट का अग्रणी योगदान रहा हो, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा हो। अदरवाइज उस फिजिकल क्वांटिटी का एसआई यूनिट एमकेएस सिस्टम से ही काम चलाना पड़ेगा। मैं एग्जांपल देकर बता रहा हूं। स्पीड भाई एक फिजिकल क्वांटिटी है और स्पीड का यूनिट एमकेएस सिस्टम में होता है मीटर पर सेकेंड। कौन सिस्टम है दोस्तों? एमकेएस सिस्टम में इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसका एसआई यूनिट लिखे तो इसका एसआई यूनिट भी मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड का यूनिट एमकेएस में भी मीटर पर सेकेंड और एसआई यूनिट भी मीटर पर सेकेंड। अगर वेलोसिटी की बात करें तो उसके साथ भी सेम सिचुएशन है, एमकेएस में मीटर पर सेकेंड और एसआई यूनिट भी मीटर पर सेकेंड। अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है एमकेएस में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसका एसआई यूनिट भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी अभी तक क्या देख रहे हैं भाई, एकदम एमकेएस यूनिट ही एसआई यूनिट का काम कर रहा है। लेकिन आपने फोर्स के बारे में भी सुना होगा। फोर्स का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सिस्टम में? एमकेएस में। लेकिन फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके बारे में न्यूटन का बहुत योगदान है, तो उस न्यूटन के सम्मान में फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन के नाम से दिया गया। लेकिन एक और बात वहां कही गई कि यदि किसी साइंटिस्ट का नाम यूनिट के रूप में यूज करेंगे और पूरा नाम लिख रहे हैं उसका न्यूटन, तो स्टार्ट कैपिटल लेटर से न करके स्मॉल लेटर से करेंगे। भाई हम लोग किसी आदमी का नाम कैपिटल लेटर से शुरुआत करते हैं, कम से कम पहला लेटर तो कैपिटल होता है ना, वो कहीं भी लिखे। लेकिन नहीं,
अगर साइंटिस्ट का नाम एज ए यूनिट इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसको हम लिखेंगे स्मॉल लेटर में, और लेकिन उसी को सिंबॉलिकली अगर लिखना है, सिर्फ सिंबल लिखना है, तो फिर कैपिटल लेटर में। तो ये सब टेक्निक्स है जो आपको लिखते समय ध्यान देना है। अगर वर्क की बात करता हूं भाई, तो वर्क का यूनिट एमकेएस सिस्टम में होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका ऐसा यूनिट होता है जूल। देखिए साइंटिस्ट के नाम से आ गया। अगर पावर की बात करते हैं दोस्तों, अगर पावर की बात करते हैं तो पावर का होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, और इसके ऐसा यूनिट होते हैं वाट, इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी का एमकेएस यूनिट और एसआई यूनिट सेम है, कुछ का एमकेएस अलग है और एसआई यूनिट साइंटिस्ट के नाम से है। लेकिन कहा कि जब साइंटिस्ट के नाम का यूज अगर हम एसआई यूनिट में करते हैं तो एक चीज और ध्यान रखना है, भले ही यूनिट यहाँ बदल जाए लेकिन उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 10 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वह इक्वल होगा 10 न्यूटन के। किसके इक्वल होंगे? 10 न्यूटन के। यानी एमकेएस सिस्टम में और एसआई यूनिट में वैल्यू चेंज नहीं करता है। जब यूनिट नहीं बदले तब तो वैल्यू नहीं बदलेगा, लेकिन जब यूनिट बदल जाए तो भी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगी। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गया? यहां तक बातें समझ में आ गई? अगर समझ में आ गया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो फिर आपको लेक्चर नंबर 3 भी मिलेगा यहीं से। नहीं कीजिएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगी, और ये आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये काम जरूर कर लीजिए। अगर आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है 11th 12th का या फिर कॉम्पिटिशन का, तो आप यूट्यूब से आ जाइए हमारे ऐप पर। आप प्ले स्टोर पे जाइए, विनय फिजिक्स क्लासेज ऐप डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद हमें बैच रिक्वेस्ट सेंड कीजिए। हम आपको कॉरस्पॉन्डिंग बैच में आप जिस क्लास के बच्चे होंगे उसके अकॉर्डिंग बैच में ऐड कर दूंगा। फिर आप वहाँ से सिस्टमेटिकली पढ़ाई करेंगे, कोई तनाव नहीं, घर में रहकर आराम से ऑफलाइन क्लास से बढ़िया ढंग से आप यहाँ पढ़ाई करते हो। किसी भी तरह के डाउट्स को क्लियर करना हो, आराम से आप वहाँ से क्वेश्चन सेंड कीजिए, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। थैंक यू।